हाँ तो वीवी बताओ भाई, क्रोकोडाइल कहाँ पर है अब? हाँ वो सामने देखो, सामने एक बहुत बड़ा कसिनो है, क्रोकोडाइल उधर ही रहता है। ये तो बहुत सारे हैं, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। सभी लोग अलग अलग हो जाओ। और ये सभी लोग स्प्लिट हो जाते हैं। लूफी ऊपर की तरफ भाग जाता है और ये देखकर स्मोकर इसका पीछा करता है और स्मोक बन के हवा में लूफी को पकड़ लेता है। पर जैसे ही कैप्टन स्मोकर इसे पकड़ता है, लूफी फूल जाता है और उसका अटैक फेल कर देता है। ये सभी लोग अलग अलग हो चुके हैं। जोरो और वीवी एक साथ हैं और बहुत सारे बारक वर्क्स के मेंबर्स ने इन्हें घेर लिया है और ये सभी लोग इन्हें पहचान गए हैं। चिंता मत करो वीवी, मैं इन सभी को संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। पर इधर सांजी, नामी और उसॉप एक साथ हैं। तुम जाओ यहाँ से, इन नेवी वालों को मैं देखता हूँ। जैसे ही नेवी वाले सांजी के पास आते हैं, सांजी इन्हें एक ही लात में ढेर कर देता है और सिगरेट पीने लगता है। और इधर जोरो कुछ बारक वर्क्स के मेंबर्स को मार देता है और ये देखकर बाकी के लोग सहम जाते हैं। और तभी ताशिकी यहाँ पर आ जाती है। ये तो ताशिकी है। रोनो रोआ जोरो, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें इन मासूमों को मारने में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? ये मामूली लोग नहीं है, आज तुम नहीं बचोगे। ए लड़की, मेरी आंखों से दूर हो जा, तेरी शक्ल मेरी बचपन की दोस्त से मिलती है। मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने के लिए समय नहीं। और जोरो यहाँ से भाग जाता है। इधर नामी और उसॉप रो रहे होते हैं और बारक वर्क्स के मेंबर्स इनके पीछे पड़ चुके हैं। उसॉप गलियों के अंदर बहुत सारा सामान गिरा देता है, जिसकी वजह से ये लोग ढेर हो जाते हैं। और थोड़ी देर तक चलते चलते नामी और उसॉप उस कसिनो के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रोकोडाइल रहता है। अब बस हमें इस ब्रिज को पार करना है उसॉप, और इसके बाद हम उस कसिनो के अंदर घुस सकते हैं। और तब ये देखते हैं कि इनके सामने बारक वर्क्स के मेंबर्स आ चुके हैं और बंदूक तान कर खड़े हैं। लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आकर इन दोनों की जान बचा लेता है। वीवी कहाँ पर है? मैं उसे अकेला छोड़कर आया था। हमें नहीं पता भाई, हम तो खुद सांजी को अकेला छोड़कर आए हैं। तभी लूफी भी यहाँ पर आ जाता है चिल्लाते चिल्लाते, हट जाओ सबके सब, मैं क्रोकोडाइल के कसिनो के अंदर जा रहा हूँ। और लूफी अकेला ही भाग जाता है क्रोकोडाइल को हराने के लिए उस कसिनो के अंदर। अबे लूफी, अकेले मत जाओ उधर। लेकिन लूफी किसी की नहीं सुनता है और अकेला ही भगता जा रहा है। इस तरफ क्रोकोडाइल लूफी की फोटो ही देख रहा होता है। मिस ऑल संडे कहती है, सर ये लूफी हमारे कसिनो के बाहर आ चुका है। इसे एक बार अंदर तो आने दो। क्रोकोडाइल आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने के लिए। लूफी, उसॉप, नामी और जोरो क्रोकोडाइल की कसिनो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो क्रोकोडाइल। और ये सभी लोग कसिनो के अंदर चले जाते हैं। मैं तुझे पीटने यहाँ पर आ चुका हूँ क्रोकोडाइल, कहाँ पर है तू? पर तभी देखते हैं कि ये तो एक मामूली सा कसिनो है जहाँ पर आम लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। ये बच्चा कौन है? अरे इतना शोर क्यों मचा रहा है? साले लूफी, चिल्लाना बंद कर, तेरे चिल्लाने से क्रोकोडाइल बाहर नहीं आ जाएगा। पर हमें तो पता भी नहीं है क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। पक्का वीवी ने उसे देख रखा होगा। वीवी जी कहाँ है आप? अबे ये कसिनो है, यहाँ पर चिल्लाओ मत। कसिनो का मैनेजर भी यहाँ पर आ जाता है और बंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दिख रहा होता है। ये बच्चे कौन है? और लूफी का पीछा करते करते स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। अरे भाई स्मोकर आ गया, भागो। कसिनो के गार्ड्स स्मोकर को रोकने की कोशिश करते हैं। सर जी यहाँ से चले जाइए, नेवी वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है। सवाल है। स्मोकर को यहाँ पर देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर मैनेजर बुरी तरह से डर जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? उन सभी को वीआईपी रूम में भेज दो, ये क्रोकोडाइल का ऑर्डर है। और इस तरफ ये सभी लोग स्मोकर से बचते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी कुछ कसिनो वाले इन्हें बुला रहे होते हैं वीआईपी रूम के अंदर। ये देखो हमारा स्वागत हो रहा है। पर हम कोई वीआईपी तो है ही नहीं, तो हमारा स्वागत क्यों किया जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है, चलो चलते हैं। अरे यार, स्मोकर से बचने का एक ही रास्ता है, चलो जल्दी सामने। और लूफी और उसका क्रू स्मोकर से बचने के लिए वीआईपी रूम के अंदर चला जाता है। स्मोकर भी इस वीआईपी रूम के अंदर आ जाता है। इसके अंदर एक बहुत पतला और लंबा रास्ता होता है। सभी लोग उसके अंदर भागने लगते हैं। आगे चलकर इन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर लिखा होता है वीआईपी और दूसरे पर लिखा होता है पायरेट। अरे भाई कौन सा वाला चूज करें? हम पायरेट्स हैं तो हम पायरेट वाला ही चूज करेंगे। सारे पायरेट्स वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। स्मोकर भी उनका पीछा करते करते उसी रास्ते पर चला जाता है। जब उस रास्ते पर ये सभी लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये रास्ता बंद है और सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। और तभी नीचे की जमीन फट जाती है और सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी समझ जाते हैं कि ये लोग क्रोकोडाइल की जाल में फंस चुके हैं। ये जाल इन्हीं के लिए बनाया गया था। इस तरफ चॉपर इन सभी को ढूंढ रहा है कि ये सभी लोग कहाँ गए। और दूसरी तरफ लूफी और उसका क्रू एक जेल के अंदर बंद हो चुका है। काफी बढ़िया जाल था ये। घंटा, वहाँ वीआईपी का भी रास्ता था, अगर हम उधर जाते तो बच जाते। स्मोकर भी इसी जेल के अंदर होता है और अपना हथियार उठा लेता है। लूफी संभल कर। और स्मोकर लूफी पर हमला कर देता है। उसॉप ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। ये बंदा तो लड़ाई कर रहा है यहाँ पर, मर गए रे। अरे यार स्मोकर जी रहने दो यार, अभी कल करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है अभी, सच्ची में पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, मैं हिल नहीं पा रहा। हाँ इसलिए क्योंकि ये एक खास तरह की जेल है जो कि डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए बनी हुई है। इस जेल के सारे सामान में समुद्र के तत्व हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम समुद्र के अंदर हो। और समुद्र के अंदर हम अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज नहीं कर सकते। नेवी इस जेल का इस्तेमाल करती है डेविल फ्रूट यूजर्स को रोकने के लिए। लूफी के ऊपर से अपना हथियार हटा इसी वक्त, वरना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। अरे भाई इधर तो लड़ाई हो रही है। और तभी जेल के बाहर से एक हंसने की आवाज आने लगती है। उस कुर्सी के पीछे कोई ना कोई तो बैठा है, लेकिन स्मोकर इस आवाज को पहचान लेता है। क्रोकोडाइल, क्या ये तुम हो? क्या क्रोकोडाइल? और तभी क्रोकोडाइल इन सभी के सामने आ जाता है। उसे देखकर नामी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो यही है समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। हाँ तुम सभी लोग अब मरने वाले हो। और चिंता मत करो स्मोकर, मैं उन नेवी वालों से कह दूंगा कि स्मोकर स्ट्रॉ हेड क्रू से लड़ते वक्त शहीदी को प्राप्त हो गया। वैसे भी सभी लोग मेरी बातों का यकीन करेंगे क्योंकि मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ। तो तुम ही क्रोकोडाइल हो? हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इधर आओ। लूफी जेल को टच कर लेता है और जमीन पर वापस गिर जाता है। और तुम्हें राजकुमारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी इधर लाने की तैयारी चालू कर दी गई है। इस तरफ राजकुमारी वीवी बारक वर्क्स के मेंबर से घिरी हुई है, लेकिन वीवी इन सभी से लड़ाई नहीं कर पाती और हार जाती है। राजकुमारी जी अब आपका खेल खत्म होता है। लेकिन तभी आसमान से एक चिड़िया यहाँ पर आ जाती है और तभी इन सभी पर गोलियों की
बारिश होने लगती है। ये कैसा पक्षी है जो कि मशीन गन लेकर आया है? वीवी उस बर्ड को देखकर अपना हाथ ऊपर करती है और पक्षी राजकुमारी को उड़ाकर ऊपर ले जाता है छत पर। राजकुमारी इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहल तो मेरे लिए यहाँ पर आ गए। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पक्षी कोई और नहीं पैल है, जो कि राजा का सबसे खास आदमी है। पहल, क्या मेरी बतख पहुँच गई थी? जी हाँ, आपकी वो बतख पहुंच गई थी और हमने उस लेटर को भी पढ़ लिया है जो कि आपने भिजवाया था। नीचे खड़े ये सभी लोग देख लेते हैं कि ये पक्षी इंसान में बदल चुका है और ये सभी लोग इसे पहचान जाते हैं। ये तो पैल द फैल्कन है, अलाबास्ता का और राजकुमार का सबसे खतरनाक सिपाही। तुमने हमारी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम नहीं बचोगे। पैल उन सभी पर हमला कर देता है और इन सभी को एक ही बार में हरा देता है। तभी मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है और पैल को देखकर कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वीवी मिस ऑल संडे को देखती है और नीचे पैल ने सभी 12 वर्क्स के मेंबर्स को हरा दिया है। पैल ऊपर देखता है कि वहाँ पर कोई राजकुमारी के बगल में खड़ा है। राजकुमारी मिस संडे पर हमला कर देती है। इकराम की मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। क्या यही वो औरत है जिसने इगराम को मारा था? मिस ऑल संडे वीवी का हाथ पकड़ लेती है, अपने हाथ को वीवी के पेट के अंदर घुसा देती है और मिस ऑल संडे का हाथ वीवी के आर पार हो जाता है और वीवी नीचे गिर जाती है। ये देखकर पैल को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। पक्षी में बदल जाता है और मिस ऑल संडे पर हमला कर देता है। मिस ऑल संडे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और एक वर्ड बोलती है, ट्रेसपेलर्स, जिसकी वजह से पैल के शरीर के ऊपर बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और उसके पंखों को पकड़ लेते हैं ताकि वो उड़ ना पाए और इसके अटैक को रोक देती है। चिंता मत करो, मैंने राजकुमारी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास कोई डेविल फ्रूट की ताकत है क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने फ्लावर डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर के अंदर से या किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर से मेरे बहुत सारे हाथ उगा सकती हूँ। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दोस्त ईगराम की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। और तभी मिस ऑल संडे एक और बार उसी अटैक को यूज करती है और पैल के शरीर के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं। मिस ऑल संडे पैल की गर्दन को पकड़ लेती है और एक झटका मारकर पैल की गर्दन को तोड़ देती है और पैल की मौत हो जाती है। हाँ तो वीवी, यही था तुम्हारे अलाबास्ता का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैनिक। राजकुमारी पैल को देखती है। मेरी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। और इस तरफ कसिनो के जेल के अंदर लूफी और उसॉप सांजी का मजाक उड़ा रहे हैं। लूफी सांजी की एक्टिंग कर रहा होता है, मैं हूँ सांजी द बावर्ची और मैं कुड़ियों के पीछे मरता हूँ। उसॉप जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी नामी इन दोनों पर एक पंच मारती है। हम जेल में हैं अभी, हंसी मजाक करने का समय नहीं है ये। और जोरो जेल के अंदर ही सो जाता है। नामी जोरो पर भी हमला करके इसके सर के ऊपर एक बॉल उगा देती है। सुबह हो गई क्या? उठ जा जोरो, उठ जा। क्रोकोडाइल ये सारी बातें बैठा हुआ सुन रहा होता है। अबे ओ क्रोकोडाइल, अगर तुझमें हिम्मत है तो हमें खोल के दिखा। हमारा कैप्टन लूफी तेरी चटनी बना देगा, समझा ना? हाँ, नामी ने बिल्कुल सही कहा, तेरी चटनी बना दूंगा मैं एक बार खोल इसे। हाँ, सही वक्त आने पर तुम्हें जेल से बाहर भी निकाला जाएगा। और तभी इसी जगह पर कोई आने लगता है। ये कौन है? आओ मिस वेडनेसडे, ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है, चलो पार्टी करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ये प्रिंसेस वीवी है जो कि खुद क्रोकोडाइल के सामने आ चुकी है चलकर और क्रोकोडाइल पर हमला कर देती है। क्रोकोडाइल, अगर तुम इस कंट्री में नहीं आते तो इस कंट्री में बहुत शांति होती। वैसे कौन सा हथियार यूज करने वाली हो तुम? पीकॉक स्ट्रिंग स्लैशर? हाँ, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है? इसे लगता है ये एक वॉरलॉर्ड को हरा देगी। आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी क्रोकोडाइल। और वीवी का हथियार क्रोकोडाइल की गर्दन पर लग जाता है और इसकी गर्दन कट जाती है। सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ओ भाई साहब, वीवी ने इसे हरा दिया क्या सच में? इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, वो एक वॉरलॉर्ड है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से वो नहीं मरते। और जैसा स्मोकर ने कहा ठीक ऐसा ही होता है। क्रोकोडाइल धूल में बदल जाता है और यहाँ से उड़ जाता है। तो क्या तुम मुझे मारने के बाद अब खुश हो? और क्रोकोडाइल वीवी का मुंह पकड़ लेता है। अगर मैं बाहर आ गया ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, वीवी को छोड़ दे। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों मिलकर वीवी को खाने के टेबल के ऊपर बिठा देते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें तो लगा ये वीवी को मार डालेगा, पर ये तो उसे खाना खिला रहा है। बस थोड़ी देर में मेरा सपना पूरा होने वाला है, मिशन यूटोपिया शुरू होने वाला है। ये मिशन यूटोपिया क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? बस इतना समझ लो, अभी थोड़ी देर में अलाबास्ता का नामो निशान मिटने वाला है। अब इसके बाद हम रेबल आर्मी के बेस को देखते हैं। कोजा यहाँ पर बैठा हुआ है और अपने मन में सोचता है, क्या राजा को मारना ठीक रहेगा, क्या करूं? तभी एक सोल्जर यहाँ पर आता है और कहता है, सर जी, अलाबास्ता का राजा नानोहाना में आ चुका है अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर। क्या कहा तुमने? वो नानोहाना में क्या करने आया है? और इस खबर को सुनते ही ये सभी लोग नानोहाना शहर की तरफ जाने लगते हैं। इस तरफ अलुबारना पैलेस के अंदर ये सभी सोल्जर्स राजा को ढूंढ रहे हैं। राजा इस पूरे महल में कहीं पर भी नहीं है और चाका इन सभी को राजा को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। और इधर रेन बेस सिटी में क्रोकोडाइल वीवी को देखकर हंस रहा होता है। राजकुमारी के दोनों हाथों को कुर्सी से बांध दिया जाता है। मैं जानती हूँ तुम मेरे पापा को मारना चाहते हो। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो उसे मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूँ। और वो सब कुछ होगा मिशन यूटोपिया से। बस थोड़ी ही देर में मिशन यूटोपिया शुरू होने वाला है। आखिर ये मिशन यूटोपिया है क्या चीज? क्या करने वाले हो तुम? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर ये मिशन यूटोपिया है क्या चीज और इसमें क्या होने वाला है। और इस तरफ अलुबारना पैलेस के अंदर एक सोल्जर चाका को बताता है कि राजा बहुत सारे सैनिकों को लेकर नानोहाना शहर की तरफ निकल चुका है। चाका सोचता है कि नानोहाना शहर में राजा क्या
क्या करने गया है। पर इस तरफ राजा कोबरा सचमुच में नानोहाना शहर में आ चुका है। यहाँ के सभी लोग राजा को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। योर मैजेस्टी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोबरा बोलता है, मैं आप सभी से यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने आप सभी से आपकी बारिश छीन ली, आपके शहर के पोटाश पाउडर का यूज किया, जिसकी वजह से शहर में सूखा पड़ गया। ये सुनकर नानोहाना शहर के लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि राजा ऐसा भी कर सकता है। नहीं राजा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, कह दीजिए ये झूठ है। वो मैं ही था जिसने अपने शहर के ऊपर डांस पाउडर का यूज किया है, जिसकी वजह से नानोहाना शहर के अंदर सूखा पड़ चुका है। ये नहीं हो सकता, यकीन नहीं होता आप ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं। राजा से सही से बात करो वरना तुम्हें यहीं पर टपका दिया जाएगा। राजा के सभी लोग नानोहाना शहर के लोगों के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। आपने अलाबास्ता बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 साल पहले बहुत सारा डांस पाउडर इसी शहर से मेरे एलुबार्ना पैलेस की तरफ भेजा गया था, और अगर सरकार को पता चल गया कि मैंने डांस पाउडर का यूज किया था जो कि बैन है, तो वो मुझे अरेस्ट करेंगे। इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ सारे सबूतों को मिटाने के लिए, इस शहर को पूरी तरह से जलाने के लिए। ये सुनकर नानोहाना शहर के लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये राजा पागल हो चुका है, ये अलाबास्ता का ही शहर जलाने आया है यहाँ पर। और तभी हम उसी छोटे से लड़के को देखते हैं। ये वही लड़का था जो कि कोजा से मिलने आया था उसके कैंप में। ये राजा को देखकर कहता है, तुम ही हो ना जिसने हमारे शहर से हमारी बारिश छीन ली? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजा पर हमला कर देता है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे परिवार वाले मारे गए। लेकिन कोबरा उस बच्चे पर एक लात मार देता है और उसे दूर उड़ा देता है। राजा की इस हरकत को देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। इस बंदे ने एक छोटे से बच्चे के ऊपर लात मारी। ये वो राजा नहीं है जैसा हम इसे सोचते थे, ये तो बहुत बुरा है। और तभी कोजा यहाँ पर आ जाता है। कोजा देखता है कि सचमुच राजा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम कोबरा? कोजा, बहुत दिनों बाद मिले। मैं यहाँ पर आया हूँ इस शहर को जलाने के लिए, ताकि डांस पाउडर के सभी सबूतों को मिटा दिया जाए। कोजा इस बात को जैसे ही सुनता है इसका दिमाग खराब हो जाता है। चुप कर जाओ, तुम अपनी ही कंट्री को जलाने आए हो। तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल सही सोचता था। लेकिन राजा के सिपाही कोजा को रोक लेते हैं। तुम बहुत बुरे हो, तुमने पहले अलाबास्ता को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बचे हुए लोगों का घर और उनकी चीजों को जलाने के लिए यहाँ पर आ गए। और तभी राजा का एक सैनिक कोजा के ऊपर हमला कर देता है और कोजा नीचे गिर जाता है। रेबल आर्मी के लोग ये सब कुछ देखते हैं कि इनके लीडर को गोली मार दी गई है। कोजा की गोली लगने के बाद राजा हंसने लग जाता है। अब जल्दी से इस पूरे शहर को तबाह कर दो। क्या आप सच में शहर को जलाने वाले हैं? और राजा के सभी सैनिक शहर को जलाना शुरू कर देते हैं और हर जगह तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। और कोजा नीचे पड़ा हुआ है जमीन पर। और तभी मिस्टर वन और डबल फिंगर एक बहुत बड़ी सी शिप लेकर आ जाते हैं। इस शिप को नानोहाना शहर की तरफ उड़ा देते हैं और सभी लोगों की नजर उस विशालकाय शिप पर जाती है जो कि नानोहाना शहर की तरफ आ रही है। शहर के बीचों बीच लैंड करती है और आधा शहर इस शिप के अंदर दब जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। राजा ये सब देखकर हंसने लगता है। मुझे लगता है मेरा नाटक को मुझे बंद कर देना चाहिए। और एक अजीब से क्राउन को पहन लेता है और हमें पता चलता है कि ये राजा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टू है, जो कि राजा का भेष बदलकर यहाँ पर आया है। और ये सभी राजा के सैनिक नहीं है, ये सभी दरअसल बारक वर्क्स के मेंबर्स हैं। रेबल आर्मी के सोल्जर्स कोजा को उठाने की कोशिश करते हैं। सर क्या आप ठीक है? राजा यहाँ से जा चुका है। मिस्टर टू यहाँ से भाग जाता है। ऑपरेशन यूटोपिया तो बिल्कुल सही चल रहा है। शहर के लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और मिस्टर टू यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी गलियों के बीच में ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। इस बच्चे ने सब कुछ देखा कि इसने राजा का भेष बदला और इस सारा ड्रामा किया यहाँ पर। इसका मतलब है ये असली राजा नहीं है। मुझे रेबल आर्मी को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा अपने पीछे मिस्टर वन और डबल फिंगर को देखता है। लगता है तुमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं बच्चे। तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए था। मुझे जाने दीजिए। इधर रेबल आर्मी के लोग कोजा को उठा रहे हैं। कोजा, हमें इस कंट्री को बचाना होगा, तुम अभी नहीं मर सकते। तभी कुछ लोगों की नजर इस बच्चे पर जाती है। ये बच्चा एक गली से बाहर निकलता है और इसके सर के ऊपर खून लगा होता है। इसकी हालत बहुत खराब होती है। रेबल आर्मी के सोल्जर्स कोजा को छोड़कर इस छोटे बच्चे को संभालते हैं। ये बच्चा अपने मन में सोचता है कि इन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, लेकिन इसका मुंह ही नहीं खुल रहा होता। इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है इस बच्चे को। तभी कोजा खड़ा हो जाता है और इस छोटे बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के कहता है, ये सब कुछ उस घटिया राजा की वजह से हो रहा है। जल्दी उस राजा और उसके महल को डिस्ट्रॉय करने चलो। सर हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि हम लड़ाई कर सके। हथियारों की चिंता मत करो, ये शिप जो भी लैंड करी है ये एक आर्मरी शिप है। इसके अंदर बहुत सारे हथियार होंगे। उन हथियारों को उठाओ और सीधा राजा की तरफ चलो। वो डरपोक अभी अपने महल में जाकर छुप गया होगा। इस तरफ हम सभी बारक वर्क्स के एजेंट्स को देखते हैं। ये सभी राजा के महल की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ कोजा इन सभी को ऑर्डर देता है, रास्ते में तुम्हें जितने भी राजा के सोल्जर्स दिखे उन्हें जान से मार दो। शायद हमारा आखिरी मिशन होगा और इसके बाद रेबल आर्मी की मौत हो जाएगी, पर हमें राजा को मार कर ही मरना है। और सभी रेबल आर्मी के सोल्जर्स ये सुनकर बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाते हैं। हाँ हम तैयार हैं। और इस तरफ अलुबार्ना पैलेस के अंदर राजा के कुछ सोल्जर्स चाका को बताते हैं, यो मैजेस्टी राजा अभी नानोहाना शहर में दिखे थे और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी। सभी लोगों की जान खतरे में है सर। ये सुनकर चाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये नहीं हो सकता, ये क्या बकवास है, राजा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर हमें तो यही खबर मिली है और हमें ये भी खबर मिली है कि रेबल आर्मी इसकी वजह से बहुत गुस्सा है, हमारे महल की तरफ ही आ रही है, हम पर हमला
करने के लिए। चाका को इसकी बातें सुनकर यकीन नहीं होता। मैं क्रोकोडाइल को छोड़ूंगा नहीं। चाका अपनी तलवार निकाल लेता है। जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरफ रेन बेस सिटी में कसिनो के अंदर सभी लोग उसके प्लान को सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और क्रोकोडाइल इन्हें अपना सारा प्लान समझा देता है। इसका प्लान सुनकर वीवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, तुम कितने बुरे हो। मैंने इस प्लान को इस तरह से बनाया है जिससे कि तुम्हारे पापा की मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पापा को मारने का, पर अब अलाबास्ता के लोग ही तुम्हारे पापा को मारना चाहते हैं। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लूफी इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वीवी अपनी कुर्सी को गिरा देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। मेरे पास अभी भी समय है, मैं रेबल आर्मी को रोककर उन्हें सारा सच बता दूंगी। मेरे होते हुए यहाँ से बाहर कैसे जाओगी नादान लड़की? और इस सीरीज का 10th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज अब ये सीरीज धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और आपको अभी तक एलाबास्ता आर्क कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से बनाता हूँ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। और इस वीडियो का एम रखते हैं 2000 कमेंट्स का। तो गाइज मुझे पूरा यकीन है आप इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।